इसमें इन्होंने कहा है कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट के 3 लेवल जो होते हैं, लोकल, स्टेट और नेशनल, वो कैसे काम करते हैं। और इस चैप्टर में स्पेशली हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी वहाँ कैसे काम करती है, और कैसे MP MLA मंत्री चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस चैप्टर में जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट वर्क के मामले में जब बात करते हैं तो हमें देखेंगे कि विधानसभा कैसे बनती है, फिर एक होता है कि CM और मंत्री कैसे बनते हैं। भाई विधानसभा पहले चुन के आएगी, मेंबर्स चुन के आएंगे, फिर इन्हीं में से आपके मुख्यमंत्री और जो पार्टी बहुमत होगी, मेजॉरिटी, वो सरकार बनाएगी। जैसे अपने MP में से बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक, तो बीजेपी गवर्नमेंट के CM है, ठीक। इसी प्रकार से आप जाएंगे महाराष्ट्र में, वहाँ गठबंधन सरकार है, शिवसेना की, वहाँ अलग CM है। आप वेस्ट बंगाल जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस है। फिर ये MP MLA कैसे काम करते हैं, सॉरी MLA क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बात कर रहे थे, MLA कैसे काम करते हैं, ये सब हम स्टडी में आज चैप्टर में देखेंगे। तो कुछ कार्टून दिए गए हैं, ये आप पढ़िएगा थोड़ा नॉलेज के लिए, मेरे लिए काम करने की। मैं सीधे आता हूँ, हु इज एन MLA। MLA कौन होता है, ठीक। मेंबर्स ऑफ द लेग असेंबली MLA आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। आप सुनते होंगे विधानसभा के चुनाव हुए, है ना। Then they become members of the legislative assembly and also form the government। यही MLA जो चुन के जाते हैं ये सरकार बनाते हैं, ठीक। तो होता क्या है, होता इस प्रकार से कि सबसे पहले ये विधानसभा है, इस विधानसभा के लिए इलेक्शन होगा, इलेक्शन के माध्यम से जो MLA हैं वो जनता भी चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद जीत के इसके मेंबर बनेंगे। जब इसके मेंबर बनेंगे अभी देखा जाएगा कि भाई आप सब मेंबर बन गए, चुन के आ गए MLA, अब बहुमत किसके पास है, मेजॉरिटी किसके पास है, वो MLA जिनके पास बहुमत है, मेजॉरिटी है, वो बनाएंगे सरकार। इस प्रकार से लिखा है कि दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन सारे MLA नहीं, मान लीजिए कोई ऐसे MLA जो अपोजिशन पार्टी के हैं, उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जैसे अभी अपने MP में कांग्रेस है, कांग्रेस अपोजिशन में है, तो उसके जो मेंबर हैं वो MLA रहेंगे, वो सरकार बनाएंगे, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उनकी MLA मिलकर सरकार बनाएंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे लिखा है इन दिस वे वी से दैट MLA रिप्रेजेंट पीपल्स। सही बात है, जनता ने चुना MLA को, और MLA जो चुन के गए ये पहुंचे विधानसभा में, और विधानसभा में इन्हीं MLA ने मिलके जो रूलिंग पार्टी के थे उन्होंने सरकार बनाई, जो अपोजिशन के वो दूसरा बैठेंगे, ठीक। सत्तापक्ष विपक्ष। एवरी स्टेट इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के सभी राज्यों में, UP MP बिहार सब जगह, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब MLA चुन के कैसे आते हैं, तो MLA चुनने मतलब ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक राज्य है, इस राज्य को डिवाइड किया जाएगा ऐसे करके, और ये जो डिवाइड किया गया इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक। ये एक मऊ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, धार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इंदौर में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़ा इलाका है, देवास में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सभी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं और पार्टी के अलावा भी इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद जो जीतेंगे वो पहुंचेंगे विधानसभा के अंदर। इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करने का तरीका क्या, कैसे बांटेंगे, मनमानी या नहीं, मनमानी नहीं, इसका पैरामीटर्स होते हैं। इस पैरामीटर्स को तय कौन करता है, एक कमीशन करता है। उस कमीशन का बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कि समय समय पर इनको जो है रीएडजस्ट करो सीटों को, और कोशिश करो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो MLA हैं वो लगभग एक नंबर ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हो, और सेकंड के जो हैं वो भी सेम नंबर के हो। इस प्रकार यूनिफॉर्म तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एरिया को डिवाइड किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि एक एरिया से लगभग एक रिप्रेजेंटेटिव आए, जो हम बोल रहे हैं कि MLA रिप्रेजेंट पीपल। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्हें लिखा है कि
फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, एक विधायक चुन के जाएगा एक इलाके से। कैंडिडेट कितने खड़े होंगे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग खड़े होंगे, लेकिन जीत के आएगा एक। अब आप में से कई लोगों को शायद ना पता हो कि जब भारत आजाद हुआ 1952 में, तो उस समय, आज तो हमारे यहाँ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर आता है। लेकिन आजादी के बाद जो पहले 2 चुनाव हुए थे, फर्स्ट लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मल्टी मेंबर आने का प्रावधान था। ठीक, फर्स्ट 2 इलेक्शन जो हुए थे उनमें मल्टी मेंबर आते थे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से अधिक मेंबर इलेक्ट होकर आते थे। लेकिन बाद में फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी वन मेंबर का नियम आ गया। तो आपको ये मैंने बताया कि फैक्ट पता होना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे 2 इलेक्शन हुए, फर्स्ट एंड सेकंड लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, उनमें मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी प्रावधान था। उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैल हुआ करता था। ठीक है ना, हाथ का पंजा नहीं था, ये तो बाद में आया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह सिंबल आप देखते हैं, है ना, ये उस समय नहीं था, उस समय बैल हुआ करता था। कभी एग्जाम में कोई पूछ ले, एनसीडी दिया हुआ पता होना चाहिए आपको। अब इन्होंने कहा है कि ये जो एमएलए चुन के आते हैं, दीज एमएलएस देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। सही बात है भाई, जहां से जीत, कोई कांग्रेस जीत के आ गया, कोई बीजेपी जीत के आ गया, कोई किसी जीत के आ गया, है ना। आगे लिखा है अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट कैन बी सेड टू बी मेजॉरिटी। तो किसको कहते हैं मेजॉरिटी, या बोलते हैं मैजिक फिगर, बहुमत। सुनते ना, बहुमत नहीं है इनके पास, बहुमत है, ऐसी बातें अखबारों में, नीचे न्यूज़पेपर्स में आती हैं। तो बहुमत का सीधा मतलब ये है कि मान लिए 100 सीट्स थी, 100 से 100 मेंबर चुन के आए। अब इन 100 मेंबर को डिवाइड करो 2 से, तो फिगर कितना निकला, 50। 50 + 1, जिस पार्टी के पास एमएलए हैं 51, वो बनाएगी सरकार। यही फॉर्मूला का लागू होता है लगभग केंद्र में लोकसभा के लिए, और यही फॉर्मूला लागू होता है राज्य में विधानसभा के लिए। अब आपका 51 से ज्यादा आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रचंड बहुमत से आए हैं। ऐसी स्थिति बोलते हैं प्रचंड बहुमत, बहुमत में भी ग्रेट मेजॉरिटी। ठीक, यदि आपके पास 100 में से 80 सीटें हैं तो ग्रेट मेजॉरिटी, लेकिन बिल्कुल 51 है तो मेजॉरिटी। 51 भी नहीं है, दोनों ही पार्टी मान लीजिए हैं, 3 पार्टी थी और 100 सीट थी, और इसको मिली 40, उसको मिली 40, और 20 को दूसरा ले गया। तो अब जो दूसरा वाला है, मतलब किसी को बहुमत नहीं है, इसको बोलते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं कि विधानसभा जो है ये खंडित जनमत आया है। क्या आया है, खंडित, मतलब किसी एक को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, खंडित जनमत है ना। हाउस जो है वो किसी को फुल मेजॉरिटी नहीं आई है। अब ऐसी स्थिति में 2 इक्वेशन हो सकती है, या तो 20 + 50 वाले मिलकर सरकार बना लें बहुमत करके, या वो 50-50 वाले हैं वो दोनों मिलकर बना लें, जो सही वो 40 वाले हैं वो मिलकर बना लें, ये 40 और 20 वाले मिलकर बना लें। लेकिन बहुमत आना चाहिए, जब तक बहुमत है तो सरकार है। ठीक, और मान लीजिए 20 + 40 मिलकर बना लिया और कल को 20 वाले नाराज होंगे, तो फिर कहेंगे कि सरकार पास बहुमत नहीं है। ठीक, समझ में, इस तरह से बहुमत का फिगर काम करता है। द पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। ठीक, एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशंस। अब नियम जो होता है कि जो विधानसभा हाउस होता है, सदन, जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा इस हाथ पे बैठती है। स्पीकर महोदय जो होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है हाउस का, वो बीच में बैठ गया, जैसे मैं हो गया मान लीजिए। तो अपनी क्लास के अंदर ये जो बच्चे बैठे हैं ये सब रूलिंग वाले हैं, आप लोग जो है अपोजिशन पार्टी से है। हमेशा हाउस में सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे चलेगा, आप देखिएगा, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, रूलिंग पार्टी बैठती है इस हाथ पे, सीधे हाथ पे, अपोजिशन बैठती है अपोजिट साइड। ठीक, चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने दिखाया कि भारत में इतने सारे राज्य हैं, सबकी विधानसभाएं, ठीक है। ठीक, अब देखिए चुनाव हो गया, एमएलए चुन के आ गए। तो जो एमएलए होते हैं वो अपने में से अपनी पार्टी का लीडर चुनते हैं कि हमारी पार्टी लीडर कौन है। मान लीजिए हमारे पास, हमारे 80 सीट जीत के आ गई, हमारी बीजेपी पार्टी थी, जीत के आ गई 80। अब 80 एमएलए की मीटिंग होगी, इस मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा कि हमारी पार्टी का लीडर कौन होना चाहिए, और जिसका नाम लीडर के रखा जाएगा वही बनेगा सीएम। जैसे 2014 में सब जीत के आ गए, लेकिन बीजेपी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि यदि हम जीत के आते हैं तो हमारी पार्टी का पीएम कैंडिडेट जो होगा वो
प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। ठीक, क्लियर? ये उनका नाम पहले ही प्रपोज था। कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया था फेस। कांग्रेस ने कहा था कि यदि बहुमत आएगा तो हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके तय करेंगे। ठीक, तो कभी कभी पार्टी करती क्या है कि बिफोर इलेक्शन अपना जो पार्टी का चेहरा होता है उसको डिस्क्लोज करती है। क्यों करती है? ताकि उनको बहुमत जुटाने में आसानी रहे। भाई अपन दिखा के वोट ले देना कि भाई हमारा ये पार्टी कैंडिडेट है, यदि पॉपुलर कैंडिडेट है वो, तो ऑब्वियसली उसके नाम पर वोट मिलेंगे। ठीक, क्लियर? तो पार्टी का वैसे भी करती हैं। कभी कभी पार्टियां नहीं डिक्लेयर करती हैं। क्यों नहीं डिक्लेयर करती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि बहुमत आने में थोड़ी दिक्कत है, और यदि अपन इसका नाम डिक्लेयर कर देंगे तो होता है कि जो आता हो वो भी नहीं मिलेगी, या मिल भी जाए ठीक है लेकिन हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। यदि हम चीज़ों को थोड़ा कंफ्यूजन में रखेंगे तो मे भी पॉसिबल है आफ्टर इलेक्शन हम किसी प्रकार का कॉलिशन गठबंधन बना के सरकार बना लें, और गठबंधन बनेगा तो उसमें फिर हमारी अकेली थोड़ी चलेगी। जो हमको सपोर्ट करें वो भी कहेंगे कि भाई हम भी चुनेंगे। ठीक, बात समझ आई? जब फॉर एग्जाम्पल चुनाव हुए, हम पे पूरा बहुमत नहीं आया तो हमने ममता दीदी को बंगाल में उनको सपोर्ट दिया टीएमसी से, हमने सपा से लिया, तो फिर अब हमारी पार्टी अकेली तय नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। उस कंडीशन में हमारे अलायंस सब बैठेंगे और फिर उस मीटिंग तय होगा कौन हमारी सीएम या पीएम बनेगा। ठीक, तो ये एमएलए चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार डिपेंड करता है कि पार्टी या जो आपका पार्टी का लीडर है वो कैसा। जो मोदी जी कौन चुनेगा? एमएलए चुनेंगे क्या? उनको खुद चुनाएंगे। ठीक, मोदी जीत के आए 2014 में, तो आपको कल 2018 में जब 2018 चुनाव हुआ तो उनको चुनने के लिए बैठक तो हुई, लेकिन बैठक केवल खाना पूर्ति के लिए सब बैठे, चाय पी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का लीडर जो है पीएम काम मोदी जी को रखते हैं। तो सबको पहले से पता था कि री इलेक्शन हो रहा है, दोबारा चुनाव हुआ है लोकसभा का, और मोदी के नेतृत्व हुआ तो वही चुने जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? लेकिन जब कभी, जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको 2005 का, 4-5 का। उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस जीत के आई, यूपी है, और कांग्रेस जब जीत के आई तो उस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, फेस डिक्लेयर नहीं किया गया था। अब जीत के जब आ गई तो बाकी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये इटली की हैं, इनको हम भारत का पीएम नहीं बनने देंगे, विदेशी है, ऐसा वैसा। फुल तय था कि सोनिया गांधी पीएम बनेंगे, उनकी नेता चुनाव लड़ी, पार्टी जीत गए। लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके लिए राजनीति में बहुत अच्छा साबित हुआ। वो ये कि उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी के पीएम कैंडिडेट रहेंगे मनमोहन सिंह, और इस प्रकार से मनमोहन सिंह की एंट्री हुई। और जब उन्होंने नाम रखा तो उनकी भी छवि वैसी थी जैसे मोदी जी की अपनी पार्टी में वन मैन आर्मी। तो जो बाकी के विधायक थे, सांसद, कोई दिल्ली के मामले सांसद होंगे और भोपाल मामले विधानसभा में विधायक होंगे, तो सांसदों ने ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि मतलब सांसदों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, हाँ ठीक है मैडम डिक्लेयर कर देते हैं हमको, जो आपने कहा सही कदम उठाया। तो इस तरह से मेरा कहना मतलब ये है कि यदि कोई पूछे कि तय कौन करता है, केंद्र के मामले में विधायक एमपी तय करते हैं, अपने पीएम को चुनते हैं, और राज्य के मामले में एमएलए चुनते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? ये बहुत छोटी चीज़ थी, लेकिन एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर्म में आता तो आप लोग कहते हैं कि पार्टी तय करती। पार्टी तय नहीं करती है, इलेक्टेड एमएलए तय करते हैं, जीत के आते हैं। ठीक, पार्टी में तो कैसे लोग हैं जिन्हें चुनाव मिला, उनको तय करने का मतलब है। ठीक, लेकिन व्यवहारिक रूप से पार्टी तय करती है। ठीक, यदि हम कहें सिद्धांत प्रिंसिपल्स पे एमएलए तय करते हैं, लेकिन यदि हम कहें कि रियलिटी में पार्टी तय करती है किसको हमको बनाना है और क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर भाई सीएम बन गए। अब सीएम जो होता है, मतलब पार्टी ने कहा कि हमारा, एमएलए ने कहा 80 एमएलए थे तो 80 एमएलए ने कहा कि हमारा जो है शिवराज सिंह चौहान जी जो है ये बनेंगे हमारे लीडर, बन गए सीएम। अब शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो तय करेंगे कि उनको मंत्री कौन को चाहिए। अब 80 में चुन लेंगे 15-20, क्योंकि मंत्री बनाने के लिए कोटा होता है, मंत्री बनाने की संख्या फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि 80 के 80 मंत्री बना दो। ठीक, ऐसा कभी नहीं होता है, नियम तय है। और नियम कहते हैं बताइए, 15% ऑफ विधानसभा के ही मंत्री बसते हैं। मतलब विधानसभा में यदि 100 एमएलए हैं टोटल सब मिला के, तो उनमें आप मैक्सिमम 15% को ही मंत्री, या 200 हैं तो उनमें 15% ही आप मंत्री बसते हो, दैट इज 30। इससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। और ये शुरुआत में नियम नहीं था, ये नियम अमेंडमेंट से लाया गया। और ये अमेंडमेंट आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से
संख्या तय कर दी गई कि भैया इतने ही मंत्री बनेंगे। बात समझ में आ गया? तो क्या क्या समझे हमने? एमएलए को जनता ने चुना, एमएलए ने लीडर ऑफ द हाउस चुना, अब लीडर ऑफ द पार्टी चुना अपनी पार्टी में से, और वो जो लीडर था वो बन गया सीएम। अब वो सीएम ने अपने एमएलए में चुने अपने मंत्री। ठीक, क्लियर? अब चुन लिए, सिलेक्ट कर लिए उसने, लेकिन सिलेक्ट करने मंत्री थोड़ी बनते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक, पार्टी ने चुन लिया सीएम और सीएम चुन लिया मंत्री। अब इनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो करेगा गवर्नर। ठीक, तो एग्जाम में दिया है कि सिलेक्ट कौन करता है तो अलग चीज हो गई, कौन करेगा? चुने हुए एमएलए। लेकिन अपॉइंट कौन करता है तो गवर्नर। ये कहीं नहीं लिखा कि सीएम ने मिनिस्टर अपॉइंट किए, सीएम ने मिनिस्टर सिलेक्ट किए कि तुम अच्छे हो, बात मानते हो, आ जाओ गृह मंत्री, तुम भी बहुत अच्छे हो, अच्छी बात मानते हो, जाओ शिक्षा मंत्री, तुम भी बहुत अच्छे हो, ऊर्जा मंत्री, ठीक, तुम नालायक हो, रहने दो, ठीक, पार्टी में रहो, सदन के अंदर तालियां बजाओ, उसके लिए रखा तुमको, बाकी हम मेंबर ही बनाएंगे आपको, मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, लेकिन मेंबर हो गया। ठीक, कहने मतलब ये हो गया कि सारे एमएलए मंत्री नहीं बनते हैं। ठीक, ये जो मैंने पॉइंट नोट करना चाहता था वो ये, सिलेक्ट एंड अपॉइंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये क्लियर कट है? क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि सर सीएम अपॉइंट सीएम गवर्नर करेगा, लेकिन गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं करेगा। गवर्नर किसके कहने पे करेगा? सीएम करेगा। अभी मैंने समझा ना, तो तुम ठीक हो तुम आ जाओ शिक्षा मंत्री, तुम ठीक हो तुम गृह मंत्री, तो ये काम कौन करेगा? सीएम करेगा। ठीक, तो सिलेक्ट एंड अपॉइंटमेंट डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने मंत्री चुन लिया, सीएम चुन लिया, अब इनका काम होगा रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। सही बात है, आप गृह मंत्री हो, आप गृह मंत्रालय चलाओगे, आप शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्रालय चलाओगे, आप पूजा मंत्री हो, पावर मिनिस्ट्री देखोगे आप। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस। ठीक, सबके अलग दफ्तर होंगे। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलए वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी डिस्कस वेरियस थिंग्स। अब जब जो असेंबली होती है, इसकी बैठक हमेशा तो होती नहीं है भाई, सेशन होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भाई पार्लियामेंट के, संसद में जो हाउस हैं उनके सेशंस होते हैं। सेशंस कैसे होते हैं? जैसे अभी अब आएगा मानसून सेशन। ठीक, ऐसा नहीं कि असेंबली दिन भर काम कर रही है, 365 दिन लगे वो बेचारे, ऐसा नहीं है, इनके सेशन होते हैं। ठीक, हमारे यहाँ टेक्निकली 3 सेशन हमने रखे हैं। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन, और तीसरा होता है हमारा शीतकालीन विंटर सेशन। ठीक, एक बार आएंगे वो लोग शुरुआत में बजट सेशन में, फिर आएंगे मानसून छाता लेके, और फिर बाद में टोपी पहन के। साल में 3 सेशन होते हैं। ये सेशन जो मैं बोले, इनका नाम जो है ये संविधान में नहीं है। ठीक, द नेम ऑफ दीज सेशंस इज नॉट मेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये व्यवस्था, ये सिस्टम सेशंस का हमने बनाया है। 3 साल में सेशन होते हैं। पहला होता है फरवरी के आसपास आपका बजट सेशन, उसके बाद होता है मानसून जब आएगा, जून आ गया, जून जुलाई, तो इसमें आएगा मानसून सेशन, और लास्ट में विंटर सेशन। ठीक, अब सेशन जब होगा उसमें सभी आएंगे, मंत्री, संतरी, ठीक, अपोजिशन, रूलिंग, क्योंकि सेशन एमएलए का होता है, और मंत्री जो होते हैं वो पहले एमएलए होते हैं, तब बाद में मंत्री बनते हैं। ठीक, कोई भी मंत्री ऐसा नहीं होता जो मंत्री बन जाए एमएलए ना हो। ऐसा हो भी जाए तो नियम यह है कि 6 महीने के अंदर उसको एमएलए बनना ही पड़ेगा। ठीक, आप हाउस की मेंबरशिप के बिना एज अ मंत्री कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू नहीं कर सकते, और करने अधिक से अधिक कर सकते हो 6 महीने। 6 महीने आपको बना दिया जाएगा। जैसे कमलनाथ जी जब सीएम बने तो वो एमएलए नहीं थे, वो एमपी थे, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि एमपी के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट का लीडर जो बने वो बने कमलनाथ जी, तो नाम उनका प्रपोज किया गया। जब चुनाव हुए तभी लास्ट कांग्रेस बहुमत में आ गई थी, तो कांग्रेस ने उनको चुन लिया। अब वो मंत्री सीधे सीएम बन गए, और मेंबर हाउस है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वहां से इस्तीफा दिया, और फिर स्टेट में एमएलए का कोई सीट खाली हुई, वहां से बाय इलेक्शन हुआ, जीत के फिर आए। इस तरह से होता है, ये आना चाहिए। तो नियम ये आपको 6 महीने तो आप रखते हो, लेकिन 6 महीने खत्म होने से पहले आपको हाउस की मेंबरशिप नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ऐसा समझ लो कि मान लीजिए मैं एमएलए हूं, और मुझे मोदी ने केंद्र में
मंत्री बना दिया तो मंत्री बन सकता हूँ वहाँ भी, लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे एमएलए की पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं केंद्र मंत्री हूँ। तो केंद्र का हाउस क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, तो मुझे वहाँ का मंत्री बनना पड़ेगा। ठीक, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यह है कि ज्योति सिंधिया चुनाव लड़े एमपी में, कांग्रेस पार्टी लड़े थे, गुना से हार गए। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी कुछ एमएलए को लेके पार्टी तोड़ी और वो शामिल हो गए बीजेपी में। बीजेपी को बहुमत आ गया, बीजेपी ने सरकार बना ली। अब केंद्र में ज्योति सिंधिया जी को तुरंत ही मंत्री पद दे दिया गया, लेकिन ज्योति सिंधिया मंत्री तो पद मिल गया, लेकिन हाउस के मेंबर नहीं थे केंद्र में, तो उनको फिर राज्यसभा से ले आके मेंबर बनाया गया। ठीक है, कहानी समझ में आई? ये है पूरी कहानी। आगे आते हैं। तो जब भी असेंबली की बैठक होगी उसमें सब आएंगे, मंत्री संत्री सब आएंगे। अब मान लीजिए आप शिक्षा मंत्री हैं, हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि साहब ये बताओ कि स्कूलों में टीचरों की भर्ती के लिए आप क्या कर रहे हो? तो आप बताओगे कि हम विज्ञापन निकाल रहे हैं, इतने टीचर्स की भर्ती कर देंगे, इतने में कर देंगे, ये आप बताओगे। हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसी प्रकार से ऊर्जा मंत्री हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि साहब वो पावर कट बहुत हो रहा है और ग्रामीण इलाकों में खेती का समय, पानी नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या कदम उठा रहे हैं? तो आप बताओगे कि हम कोयले की व्यवस्था कर रहे हैं, पावर कट नहीं है और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब ये। ठीक, तो ये डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये तो होगी बात इसकी। अब डिस्कस, मान लीजिए महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं, तो अपोजिशन ने कहा कि महंगाई चर्चा करो, फिर मंत्री जो रूलिंग पार्टी बताएगी हम महंगाई कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हैं, वो कहेंगे हमने पेट्रोल दाम कम कर दिया, हमने पेट्रोल टैक्स कम कर दिया, ऐसे। Hence some MLA have dual responsibility। अब क्या है कि कुछ MLA की dual responsibility होती है। dual मतलब कि वो one as an MLA and other as a minister। ठीक, भाई कोई भी मिनिस्टर है, पहले वो क्या है? MLA है। चाहे मामा जी हैं, मामा जी क्या है? पहले MLA है। MLA बने, पार्टी चुना तो CM बन गए। तो अब वो दो भूमिका निभाएंगे, एज एन MLA और एज ए CM। अब ये दो दी भूमिका कैसे, समझो। MLA कहाँ सुन के आएगा? किसी इलाके से सुन के आएगा MLA। तो उस इलाके के जो प्रश्न है, उस इलाके की समस्याएं, ग्रीवेंसेस हैं जो, उनको एड्रेस कौन करेगा? एज ए रिप्रेजेंटेटिव MLA। ठीक, और एज ए CM पूरे MP को रिप्रेजेंट कौन करेगा? वही MLA। तो MLA की भूमिका डबल हो गई, एज ए मिनिस्टर, एज एन MLA। बस नहीं, तो जितने मंत्री बनते हैं, देखिएगा वो मंत्री तो पूरे राज्य के होते हैं, जैसे गृह मंत्री पूरे राज्य के हैं, लेकिन वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। आते आते थोड़ा सा रोड है कि नहीं, बिजली कट ज़्यादा तो नहीं हो रही है, वहाँ के लोग खुश होना जरूरी है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। ठीक, क्लियर? जैसे अपन देखेंगे, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे अपने गृह मंत्री कौन है इस समय? तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। कहाँ से आते हैं ये? तो दतिया डबरा उस बेल्ट से आते हैं। आप देखो वहाँ पे कोई भी कार्यक्रम हो, भोपाल छोड़ के सीधे वहीं पहुँचते हैं वो, क्योंकि वही उनकी मेन जड़ है, जहाँ से उनका जो आज जो मंत्री पद मिला है वो क्यों मिला है? क्योंकि वहाँ के MLA हैं। तो वो एज एन MLA अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए मिनिस्टर वो अपने पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो डुअल भूमिका में होंगे कुछ मंत्री। बात समझ में आ गई? यदि स्टेट में एग्जाम में आया कि सम MLAs हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसका मतलब समझ गया है कि एज एन MLA रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट his her constituency or as a minister about state। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि कोई प्रश्न है, उस पे MLA जो है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, और ये कोई भी कसता है, जैसे आप ही आप खड़े हो जाएं और आप कह दें कि ये सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ कदम उठा रही है, आपका ओपिनियन है, आपने अपना ओपिनियन दिया। ठीक, आपने क्वेश्चन पूछा शिक्षा मंत्री से, ये आप कसते हैं। ठीक, सजेशन देते हैं आप कि मेरा माननीय CM को निवेदन है कि इस समय फसल बुआई का समय है, पानी जरूरी खेती के लिए, कृपया किसानों को दिमाग में रखकर आप बिजली कटौती को करें। सुझाव दे दिया आपने। तो सदन में सब कुछ होता है। अपोजिशन, हमको लगता है कि अपोजिशन मतलब यह है कि सरकार की हमेशा बुराई करना, लेकिन अपोजिशन के बहुत सारे काम होते हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल भी होते हैं। कई बार अपोजिशन का काम ये भी होता है कि जिन चीज़ों को सरकार नहीं देख पा रही है उनमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना। ठीक, क्लियर हो गया? जब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
आपके इलाके में कोई बीमारी फैली हुई है, आप चाहते हैं सदन में आप बोल रहे हैं कि माननीय शिक्षा जो है स्वास्थ्य मंत्री से मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इलाके में ये कोविड के मामले बढ़ गए हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक, आगे लिखा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बताते हैं अब सदन के अंदर मेंबर्स। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। तो मंत्री कहता खड़ा हुआ कहेगा कि मैं आपकी बात को दिमाग रखता हूं और हम जल्दी उस इलाके में चिकित्सा के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, जहां पे आप कोविड का मामले बोल रहे हैं वहां पे अलग से कदम उठाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो होती है चीफ मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर के बीच में। सरकार के चलाने रन द गवर्नमेंट, ये काम कौन तय करता है? ये काम तय करते हैं सरकार जो बनी है। किस में से बनी है? विधानसभा के अंदर बनी है। तो मैंने कहा कि 30 मंत्री हो गए, वो सब मिलके वो तय करेंगे। वी यूजली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज चैनल और इन द पेपर्स। हाउएवर व्हाटएवर डिसीजंस आर बीन टेकन हैव टू अप्रूव बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो भी निर्णय वो ले रहे हैं वो विधानसभा से पास करना आवश्यक है। ठीक, क्लियर? जो भी निर्णय लिए, उदाहरण लें कि मान लीजिए कल को निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में यदि कोई रेप केस वगैरह होता है तो उसे फांसी दी जाएगी। अब ये नियम कानून बनेगा, तो कानून कहां से पास होगा? विधानसभा से। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, डिबेट ऑन इंपोर्टेंट इश्यूज, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट। मतलब यदि बजट लेके आई सरकार तो बजट ऐसा नहीं है कि सीएम अपने हाथ खर्च कर लेंगे। सीएम को बजट पास करवाना पड़ेगा हाउस से, तब आपको बजट, और बजट में आप बताएंगे कि मैं कितना पैसा खर्च कर जाऊं, मैंने कितना पैसा किसके अलॉट किया है, तो ये सब तय करोगे, उसके बाद ही चीजें तय होंगी। दे हैव द मेन अथॉरिटी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। हालांकि सरकार को चलाना, रन करना और सरकार के जो डिसीजन है ये तय करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। लेकिन सारे डिसीजन अप्रूव होने चाहिए कहां से? विधानसभा से। ठीक, आइए अब ये आप पढ़िएगा 1 MLA 2 MLA 3 MLA, इनके जो क्वेश्चन प्रश्न है वो देख लीजिएगा। 6 MLA ने दिए हुए कैसे काम करता है। अब देखिए, किसी मामले में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो भी उससे प्रश्न पूछा जाएगा और नहीं लिया तो भी पूछा जाएगा। गवर्नमेंट ये नहीं करती कि सब मैंने तो कुछ नहीं किया, आप मुझसे पूछो। बाढ़ आ गई और हम पूछें बाढ़ के लिए क्या किया आपने, बताओ। सरकार हमने कुछ नहीं किया, तो और कौन करेगा? आप ही तो करोगे। तो इसको बोलते हैं, दो तरह की सरकार की जिम्मेदारी होती है, एक एक्ट ऑफ ओमिशन और एक एक्ट ऑफ कमीशन। जो कुछ किया उसका जवाब दो, जो कुछ नहीं किया उसका जवाब दो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ठीक। अब इन्होंने कहा कि हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सीएम और उनके मंत्रालय। ठीक, लेकिन हम सीएम और मंत्रालय देखें तो हम इसको और थोड़ा ब्रेक करें तो गवर्नमेंट के 3 अंग हो गए, कार्यपालिका, विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो इनका कहना है कि यदि हम इस सरकार जो काम कर रही है, मतलब भाई लेजिस्लेटिव में सब लोग आ गए, जो भी मेंबर लेजिस्लेशन है दैट इज MLA, लेकिन जो सरकार काम कर रही है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का वो अंग जो कि किसी काम को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदार, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक, क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, क्लियर? तो देखिए, हमारे पास तो बहुमत ही नहीं, हम तो अपोजिशन बैठे हैं, तो एग्जीक्यूट हम नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट करेगी ये जो इलेक्टेड पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसमें चुनी कोई सरकार जो है वो, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। ऑल द MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. ठीक, तो गवर्नमेंट के 2 पार्ट हो गए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। बात समझ आ गई यहां तक? वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब लिखा है कि केवल सदन ही ऐसी चीज नहीं होती है जहां पे अपने विचार एक्सप्रेस करते हैं मेंबर्स सरकार के काम का आदि को लेकर। ठीक,
कई अन्य तरीके भी हैं डेमोक्रेसी में जिनका इस्तेमाल करके अपने व्यू लोग एक्सप्रेस करते हैं सरकार के खिलाफ। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप देखते होंगे अपोजिशन पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और रूलिंग पार्टी के बारे में प्रेस में स्टेटमेंट देती है, साहब महंगाई बढ़ रही, कुछ कर नहीं रहे मंत्री वगैरह। तो डेमोक्रेसी में एग्जाम में आए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम कैसे देखेंगे, तो हम इसको देखेंगे एक तरह से एक्सप्रेस करने के तरीके के रूप में। बात समझ आ गई? ये लाइन बहुत थोड़ी सी आपको हल्की लग रही होगी पढ़ने में, बोला हमको आता है, बट ढंग से देखोगे, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, ये पूछा हूँ कि डेमोक्रेसी में सदन के अंदर बहस करने के अलावा, क्वेश्चन पूछने के अलावा और क्या तरीके हैं जो किए जा सकते हैं। तो एक हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक, जैसे यहां पे ये एक न्यूज आई, गवर्नमेंट स्मैश द गार्बेज, ठीक। हाँ, जैसे पीछे क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, सरकार की कमी बताएंगे, तो सरकार ने इस प्रकार जवाब दिया, स्वास्थ्य को लेकर जवाब दिया। ये समझे ना, सीएम से कहा गया कि आपके पास गंदगी बहुत है उस इलाके में, वहां पे लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, उससे लोग बीमार हो रहे हैं, तो सीएम ने फिर स्टेटमेंट दिया, ठीक। तो ये जो रूलिंग पावर है, रूलिंग सरकार है, वो एक्शन लेगी, उसके डिपार्टमेंट काम करेंगे। दे आल्सो हैव टू आंसर questions that are asked in an assembly and convince people asking the question that proper steps have been taken। तो रूलिंग पार्टी कहेगी हम कदम उठा रहे हैं और हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो मैंने भी समझाया थोड़ी पहले, ठीक। आगे आते हैं, गवर्नमेंट नए लॉ लाएगी, उसको पास करवाएगी, ठीक। लॉ विधानसभा से पास होंगे, लॉ बनने के बाद फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको लागू करेंगे, ठीक, क्लियर हो गया ना। इस प्रकार से यदि अपन डेमोक्रेसी देखें तो पीपल चुनते हैं एमएलए को, एमएलए बनाते हैं सरकार, और सरकार हमारी डिसीजन लेती है। तो बेसिकली अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास है। लोग अपने वोट के माध्यम से ये तय करते हैं कि हमारी तरफ से कौन डिसीजन मेकिंग काम करेगा, ठीक। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। These ministers are in charge of various departments of government such as health in the above example. Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly, ठीक। तो ये हो गए टर्म्स। अब आपको इसमें से पढ़ना चाहिए क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, अ पर्टिकुलर एरिया from which all the voters living there choose their representative. This could be for example a panchayat ward, an area that can choose an MLA. तो ये होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये डेफिनेशन रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन है, मेजॉरिटी, ठीक। अपोजिशन, ये 3 कीवर्ड है। आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को अपन अब यहीं छोड़ते हैं, इसके आगे कल शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना चैप्टर पढ़ लीजिए। कल मैं इस पे आपको एक शॉर्ट नोट देने वाला हूँ लिखने के लिए। सो मॉर्निंग में क्लास में जब आप आएंगे तो एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे लिखने को दूंगा, जो आपको लिख के चेक करवाना है।